India Legal presents Courts Roundup. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को भी सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच बुधवार को मामले की सुनवाई करेगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद एक स्थान पर लगातार काम चल रहा है। केंद्र की तरफ से कहा गया कि सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग ब्लॉक वगैरह पर काम चल रहा है। वहीं इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। वो सभी अधिकारियों की तरफ से इस मामले में पेश होंगे। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आपका जवाब भी अभी रिकॉर्ड पर नहीं है, पहले आपका जवाब रिकॉर्ड पर लिया जाएगा, इसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र ने कहा कि मजदूर इस काम में कर्फ्यू से पहले ही जुट गए थे। सभी का हेल्थ इंश्योरेंस है और कंस्ट्रक्शन साइट पर कोविड फैसिलिटी भी है। केंद्र ने कहा कि कोर्ट में याचिका झूठे आधार पर दायर की गई है। अदालत अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक अर्जी लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फिलहाल दखल देने से मना कर दिया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कार्यकारी अभियंता राजीव शर्मा के माध्यम से दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वर्तमान में राजपथ और इंडिया गेट के आसपास चल रही निर्माण गतिविधियां केंद्र सरकार के लिए संसद भवन या नए कार्यालयों से संबंधित नहीं है। केंद्र ने कहा कि वर्तमान निर्माण राजपथ पर लोगों और पर्यटकों द्वारा जाने वाले सार्वजनिक स्थानों के संबंध में है और इसमें सार्वजनिक शौचालय जैसे नए शौचालय ब्लॉक, पार्किंग स्थान, सी हेक्सागन के नीचे पैदल यात्री अंडरपास आदि का निर्माण शामिल है। केंद्र ने हलफनामे में ये भी कहा है कि ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है कि निर्माण गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में हो। राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमारत को वैसा ही रखा जाएगा। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनेगा। ये 13 एकड़ जमीन पर बनेगा। इस जमीन पर अभी पार्क, अस्थायी निर्माण और पार्किंग है। नए संसद भवन में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा। मंत्रालयों का साझा केंद्रीय सचिवालय बनाने के लिए शास्त्री भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन और कई अन्य इमारतें भी गिराई जाएंगी। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के हालिया प्रस्ताव के मुताबिक प्रधानमंत्री के नए आवासीय कॉम्प्लेक्स में 4 मंजिला 10 इमारतें होंगी। प्रधानमंत्री के नए आवास को 15 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने घरों में आइसोलेट और दिल्ली एनसीआर में इलाज करा रहे कोविड-19 से संक्रमित अपने सदस्यों और उनके परिवार को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि टिप्पणी करते हुए कहा है कि हमें ये भी देखना होगा कि हम अभी किस स्थिति में हैं। संक्रमण की वर्तमान दर को ध्यान में रखते हुए ये क्या हम कह सकते हैं कि संक्रमण कम हुआ है? कोर्ट ने कहा कि भले ही ये पिछले कुछ दिनों में संक्रमण दर कम होने की बात हो रही है, फिर भी ये बहुत अधिक है। दर कम होने पर भी अस्पताल बेड मिलने में दिक्कत हो रही है। वहीं वकील निधि पराशर ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी आई है। कोर्ट ने इसके बारे में जानकारी देने के लिए कहा। वकील पराशर ने कहा कि रेमडेसिविर का हर महीने में 1 करोड़ तक का प्रोडक्शन बढ़ गया है। ये आज की मांग के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सदस्यों के लिए अस्पताल या होटल में 100 बेड जोड़ने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को और 10 दिन का समय दिया। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि एक मामले को देखने के लिए एक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वकील ने बताया कि बीसीडी को द्वारका का अस्पताल नहीं चाहिए। अभी भी हमारे अधिकारी उनसे लगातार इस मसले पर हल के लिए बात कर रहे हैं। अब आप ही मामले का निपटारा कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम 10 दिन बाद फिर सुनवाई करेंगे, तब तक मामले का बेहतर हल निकाल लिया जाए तो बेहतर होगा। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन रमेश गुप्ता की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि इस कठिन परिस्थिति में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सदस्यों के लिए 100 बेड का अस्पताल या फिर होटल अटैच किया जाए,
जिसमें मेडिकल सुविधाएं भी हों। दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि द्वारका अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल में एक भी मरीज अभी तक भर्ती नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इस अस्पताल में 250 बेड की सुविधा है, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिशन अभी तक शुरू नहीं हो सका है। कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मामले में हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें बेड की कैटेगरी भी बताने को कहा गया है। कोर्ट ने अधिकारियों को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों के इस तरह के गलत बयान देने से कोर्ट का भरोसा सरकार के अधिकारियों पर से कम होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कोरोना संक्रमण के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों प्रत्येक 2 घंटे में खाली और भरे हुए बेड के बारे में जानकारी दिल्ली सरकार को देने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई परेशानी नहीं है और न ही ये बहुत बड़ा काम है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने अस्पतालों से कहा था कि वो प्रत्येक 2 घंटे पर खाली और भरे हुए बेड की जानकारी दिल्ली सरकार या उसके नोडल अधिकारी को देंगे। पीठ ने यह आदेश तब दिया जब मामले में नियुक्त न्यायमित्र ने पीठ को बताया कि अस्पताल मानव संसाधन की कमी के चलते सरकार को रियल टाइम डेटा नहीं दे रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि बेड को लेकर अस्पतालों द्वारा रियल टाइम डेटा नहीं जाने के लिए बताए गए कारणों को ठुकराते हुए ये आदेश दिया है। साथ ही सरकार को अस्पतालों के खाली बेड के डेटा अपडेट करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ, जो राजधानी में कोविड-19 प्रबंधन के बड़े मुद्दे पर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, ने दिल्ली में अस्पताल में बेड के आवंटन के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील, आपको बता दें कि वरिष्ठ सलाहकार विवेक सूद ने अदालत से आग्रह किया कि बेड आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जारी नहीं रह सकता और कुछ बिंदुओं पर उसी के लिए एक पारदर्शी तंत्र बनाया जाना चाहिए। बेड्स के आवंटन के लिए वेटिंग लिस्ट बनाने के लिए बार बार दिए गए सुझावों पर भी अदालत ने कहा कि जैसा कि एक व्यक्ति वेटिंग लिस्ट से पहले स्थान पर है, वैसे ही संभव नहीं हो सकता आपसे पहले किसी और को भी बेड की अधिक आवश्यकता हो सकती है। मामलों में एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने सूद के तर्क की सराहना करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता शायद बॉम्बे मॉडल का सुझाव दे रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सिस्टम को भविष्य के बेड के लिए बनाया जा सकता है। जनहित याचिका में दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही कोविड-19 रोगियों को बेड आवंटित करने के लिए एक जवाबदेह, निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र बनाए जाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही रोगियों को दूसरे अस्पताल में बेड खोजने में मदद करने के लिए भी प्रत्येक केंद्रीय 19 अस्पताल के बाहर सहायता डेस्क के साथ एक केंद्रीकृत एजेंसी स्थापित की जा सके, जिन्हें उस विशेष अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह जामिया मिलिया इस्लामिया के एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफाउर रहमान को राहत दी है, जिन्हें दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में रखे व्यक्ति का पसंद के वकील से परामर्श करना संवैधानिक अधिकार है, जिसे राज्य कमजोर नहीं कर सकता है। जस्टिस विभू बाखरू की एकल पीठ ने कहा कि हिरासत में किसी व्यक्ति का अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार भारत के संविधान के तहत प्रदत्त गारंटी है और राज्य के पास इस अधिकार पर इससे कोई उपयोग उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने का विकल्प नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रहमान की ओर से 13 अगस्त 2020 के सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर उक्त अवलोकन दिए। आपको बता दें कि सत्र न्यायालय ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष के यूएपीए की धारा 43 के तहत आवेदन को अनुमति दी थी और जांच और हिरासत की अवधि 17 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी थी। इसीलिए रहमान ने दावा किया था कि उन्हें अभियोजन पक्ष के आवेदन का विरोध करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि उन्हें कानूनी सहायता तक पहुंच प्रदान नहीं की गई और ये कि संबंधित न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के बावजूद उन्हें वकीलों से परामर्श करने या निर्देश देने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा रहमान ने दिनांक 14 अगस्त 2020 के आदेश, जिसके तहत उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, को चुनौती भी दी थी। उन्होंने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की थी कि उक्त आदेश को अवैध घोषित किया जाए। रहमान को 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और 6 मई 2020 तक 10 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष ने एक और आवेदन दिया, जिसमें और 10 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग की गई है, जिसकी अनुमति दिल्ली की एक कोर्ट ने दे दी है। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट राज्य सरकार के हेल्थ सचिव के जवाब ने संतुष्ट नहीं किया है। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अब पूरे प्रमाण के साथ ही फाइल करने को कहा है, इस जवाब को फाइल करने को कहा है। और ऐसे में हाईकोर्ट ने कोरोना पर गंभीर रुख अपनाते हुए तत्काल टेस्टिंग लैब बढ़ाने के साथ ही पहाड़ में मोबाइल टेस्टिंग लैब सुविधा देने का भी सरकार को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयार रहें। इस वक्त बंद स्कूल और कॉलेज को कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर बनाएं, क्योंकि 500 बेड का अस्पताल पर्याप्त नहीं होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट कोरोना से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। कोरोना के हालात की मॉनिटरिंग खुद कोर्ट कर रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए की गई तैयारियों में कमी को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई की है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा कि जनवरी 2021 में वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को लेकर चेतावनी दिया था, फिर भी राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पीठ ने आगे कहा, हालांकि पिछले 1.5 साल से राज्य महामारी की चपेट में है, लेकिन राज्य में महामारी से निपटने के लिए योजना की कमी है। कोर्ट ने सरकार को सुविधाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी द्वारा दायर हलफनामे पर असंतोष जताया, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग प्रयोगशालाओं, अस्पताल में बेड्स, ऑक्सीजन की उपलब्धता, आवश्यक दवाओं के वितरण आदि के संबंध में पूर्व के निर्देशों के अनुपालन में पर्याप्त उपाय नहीं बताए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के हलफनामे को बहुत चतुराई से तैयार किया गया है, ताकि न्यायालय के पिछले आदेशों के कारण सिर्फ दिखाने के इरादे से किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड में हरिद्वार कोविड-19 महामारी का केंद्र होने के बावजूद वहां एक भी सरकारी लैब नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के हलफनामे में कोई स्पष्ट नहीं है कि सरकार कब प्रमुख शहरों में मान्यता प्राप्त लैब स्थापित करेगी। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि प्रयोगशालाओं की अपर्याप्त संख्या के कारण देहरादून में 4000 से अधिक सैंपल और हरिद्वार और नैनीताल में 2000 से अधिक सैंपल का एनालिसिस किया जाना बाकी है। कोर्ट ने छोटे शहरों में भी तीसरी लहर के लिए कोविड हेल्थ सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन की कमी पर हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य के तीनों प्लांट से पहले राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो, उसके बाद अन्य स्थानों को सप्लाई की जाए। कोर्ट ने हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में बेड बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हरिद्वार, रुद्रपुर और पौड़ी में सिटी स्कैन की व्यवस्था तत्काल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कालाबाजारी पर कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा। चीफ जस्टिस कोर्ट ने कहा कि कोविड अस्पतालों से वैक्सीन सेंटर हटाए जाए और अन्य कहीं वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए। हाई कोर्ट ने भवाली टीवी सैनिटोरियम को कोविड अस्पताल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अधिक चार्ज लेने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कोर्ट ने विदेशों से ऑक्सीजन खरीदने पर भी केंद्र सरकार की मदद लेने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और डॉक्टर कौसर एदप्पगाथ की खंडपीठ ने निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 रोगियों से वसूले जाने वाले शुल्क पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के दौरान कहा कि केरल में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी होती जा रही है। राज्य के अटॉर्नी जनरल केवी सोहन ने हाईकोर्ट से राज्य सरकार के ऑक्सीजन के लिए अनुरोध पर विचार करने के लिए केंद्र को दिशा निर्देश भी दिए जाने की मांग की। राज्य ने कोर्ट को अवगत कराया कि केरल सरकार की ऑक्सीजन की आपूर्ति केंद्र सरकार के निर्देश पर अन्य राज्यों को उधार देने के बाद कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि केरल ने बफर स्टॉक के रूप में 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का अनुरोध किया है, जबकि केंद्र कर्नाटक को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे रहा है। न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा कि कर्नाटक को वितरण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया है। अपने फैसले में कोर्ट ने निजी अस्पतालों को कोविड-19 आईसीयू और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने राज्य सरकार से सभागार, हॉस्टल, हॉल, अप्रयुक्त अस्पताल और ऐसे अन्य उपयुक्त क्षेत्रों को संभालने का आग्रह किया, ताकि निजी अस्पतालों के तैयार होने से पहले ही नागरिकों का बोझ कम हो।
कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए जाएं। याचिका में राज्य राहत कोष से अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही इस दौरान इलाज में आए खर्चों को भी वापस दिलाए जाने की मांग की गई है। याचिका में ध्यान दिलाया गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत आपदा से प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पूरी तरह से विफल हो रही है। लोग मर रहे हैं क्योंकि उनको चिकित्सा देखभाल प्राप्त नहीं हो पा रही है, जो इस देश के नागरिक के रूप में उनको मिलनी चाहिए और इसके लिए सरकार पूरी तरह से उत्तरदायी है। इसीलिए क्षतिपूर्ति के उपाय के तौर पर और पीड़ितों के परिवारों को कुछ राहत देने के लिए राज्य सरकारों को ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जिसके तहत कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर कुछ राशि का भुगतान किया जा सके। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि मार्च 2020 में कोरोना महामारी को एक आपदा के रूप में घोषित करने के 1 साल बाद भी वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदमों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की न तो समीक्षा की गई और न ही इसमें संशोधन किया गया। याचिकाकर्ता ने पेरेंट्स पैट्रिक के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि सरकार अपने नागरिकों के लिए एक अभिभावक की तरह काम करें और इसीलिए नागरिकों के प्रत्यावर्तन, पुनर्वास और कल्याण के सभी उपाय सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ भी एक जनहित याचिका पर विचार कर रही है जिसमें कोरोना महामारी संबंधी समस्याओं को संबोधित किया गया। 27 सिविल सोसाइटी संगठनों, वकीलों, शिक्षाविदों और पत्रकारों के एक समूह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए राज्य की जेलों में कैदियों की भीड़ को तत्काल कम करने का अनुरोध किया है। पत्र पर 10 मानवाधिकार संगठन और 17 प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, वकीलों और पत्रकारों ने हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से हस्ताक्षर हुए हैं, पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है कि अत्यधिक भीड़ ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में वायरस के तेजी से प्रसार के दौरान ही कैदियों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार को खतरे में डाल दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.